सो हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं काफ़ी वक्त के बाद बना रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो इस कारण मैं काफ़ी दिन से नहीं वीडियो बना पाया। तो जो आज हमारा वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी। तो ये एक्चुअली कोई बुक नहीं है, ये बेसिकली एक टर्म है जो कि आपको वर्बल आइकन स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोएट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो जब ये बुक आप पढ़ोगे तो उसमें ये दोनों आपको कंसेप्ट मिलेंगे, इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी। दोस्तों इसको लिखा है विलियम कर्टज विमसेट ने और इनके एक कंपेनियन थे मोनरे वियर्ट्सले। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर ये वर्क लिखा था। अगर दोस्तों जब आप नेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको जो कंसेप्ट है वो कभी ना कभी ज़रूर मिला होगा। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, इसको समझना ज़्यादा टफ नहीं है, हम इसको धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटेंशनल जो फैलेसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो इंटेंशनल फैलेसी का मतलब ये है कि जब एक रीडर किसी एक टेक्स्ट को पढ़ता है और पढ़ने के बाद ये बोलता है कि देखिए ये जो थीम है वही ऑथर इसमें बताना चाहते थे, तो इसी को हम लोग इंटेंशनल फैलेसी बोलते हैं। एग्जाम्पल के चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बुक पढ़ी हेमलेट। अब हेमलेट बुक पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ एक समरी बन के आएगा या फिर उससे आप ये आउटकम निकालोगे कि हाँ ये जो चीज़ है ना वही शेक्सपियर इस बुक में बताना चाहते थे। तो वो चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग वही सोच रहे हैं। तो विलियम कर्टज ने इंटेंशनल फैलेसी को गलत बताया है। मतलब कि आपने एक बुक पढ़ा और बुक पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें आपके माइंड में आई और आपने ये बोला कि यही जो चीज़ है वो ऑथर कहना चाहते थे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम लोग में से कोई भी नहीं जानता कि वास्तव में जो ऑथर थे उनका इंटेंशन क्या था बुक लिखने के पीछे और वास्तव में वो क्या बताना चाहते थे। ये तो सिर्फ एक ऑथर ही जान सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये ले सकते हैं कि एक वर्क है डॉन जुआन, जो कि एक रोमांटिक राइटर के द्वारा लिखा गया। तो ये एक अनकम्प्लीट वर्क है, ठीक है। लॉर्ड बायरन ने इसको लिखा है। तो ये एक अनकम्प्लीट वर्क है। अब जब आप इस बुक को पढ़ना चालू करोगे तो जब तक तो जो उसका लास्ट सीन है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में लॉर्ड बायरन डॉन जुआन में क्या बताना चाहते थे, ठीक है। तो जो उसके पीछे का इंटेंशन था, जो लास्ट सीन था, वो तो सिर्फ उन्हीं को पता था ना। अब वो अलग बात है कि वो इसको पूरा कंप्लीट लिखने से पहले उनकी डेथ हो गई। लेकिन यही चीज़ विलियम कर्टज विमसेट इसमें बताना चाहते थे इंटेंशनल फैलेसी में, कि अगर आप कोई एक बुक पढ़ते हो और उससे जो एक आउटकम निकलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑथर जो है यही बात बताना चाहता है, ठीक है। तो इंटेंशनल फैलेसी का मतलब ये हो गया। अब जो दूसरा टर्म इसमें आपको मिलेगा पढ़ने के लिए वो है अफेक्टिव फैलेसी। तो अब अफेक्टिव फैलेसी किसको कहते हैं? दोस्तों ये जो टर्म है अफेक्टिव फैलेसी, इसका मतलब ये होता है कि जब आप ये जानने का कोशिश करते हो कि एक बुक पढ़ने के बाद जो रीडर है वो कितना ज़्यादा इमोशनल होता है। तो मतलब कि अफेक्टिव फैलेसी का मतलब ये है कि आप रीडर का जो इमोशन है अगर उसको जज करते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अफेक्टिव फैलेसी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अ, मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है वो मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ कि आपने एक कोई बुक पढ़ा और बुक पढ़ने के बाद आप इमोशनल नहीं हुए, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि जो बुक है वो अच्छा नहीं है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि एज अ रीडर आप उस चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ से आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो आप इमोशनल नहीं हो पाओगे, ठीक। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप मूवी देखने के लिए हॉल में गए, सिनेमा घर में।
तो वहाँ 3 प्रकार आपका 3 दोस्त है और तीनों 3 बैकग्राउंड से है। आप साइंस के बैकग्राउंड से हो, जो दूसरा आपका दोस्त है वो भोजपुरी के बैकग्राउंड से है और जो तीसरा दोस्त है वो है हिंदी के बैकग्राउंड से। तो आप 3 दोस्त हो और अवतार मूवी लगी है या फिर मान लो कि जो मार्वल्स का आई थी मूवी, देखिए मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, चलिए आयरन मैन, एवेंजर, आई एम सॉरी, एवेंजर। तो एवेंजर जो मूवी आई थी, आप तीनों लोगों ने प्लान बनाया कि चलिए भाई इस मूवी को देखते हैं, तो आप लोग चले गए मूवी देखने के लिए। तो अब मूवी में गए तो अब तो भाई वो साइंस फिक्शन मूवी है ना, तो जो भोजपुरी वाला बैकग्राउंड का है उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो तो स्टार्टिंग से ही सुना है कि लागल लागल नथुनिया में धक्का बलम कलकत्ता गई लेना, तो वो तो इस प्रकार का चीज़ भोजपुरी लैंग्वेज सुन के वो बड़ा हुआ है, तो उसको तो एकदम समझ ही नहीं आएगा। उसका जो खोपड़ी है एकदम खाली है। वो बोले कि अरे यार ये कहाँ तुम हमको ला दिए हो, ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अब जो आपका दोस्त है जो हिंदी के बैकग्राउंड से है वो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा उससे, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होगा। और आप साइंस के बैकग्राउंड से हो तो वो मूवी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यही अफेक्टिव फैलेसी में विलियम कर्टस बताना चाहते हैं। ठीक है। अब वो दोनों लोग जो भोजपुरी बैकग्राउंड से है और जो हिंदी बैकग्राउंड से है, वो मूवी देखकर हो सकता है कि इतना इमोशनल ना हो। जब लास्ट में आयरन मैन जो होता है वो चुटकी बजाता है, तो हो सकता है कि वो मूवी देख के वो इमोशनल ना हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मूवी अच्छी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि जो देखने वाला था वो अच्छा नहीं था, उसको उतना नॉलेज नहीं था, वो अपने आप को उस जगह पे कनेक्ट नहीं कर पाया। तो ये चीज़ हम लोग अफेक्टिव फैलेसी में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एमसीक्यू की। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु सेड दिस लाइन, ही वॉज मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सूट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा राइटर है। बेसिकली शेक्सपियर के बारे में बोला जा रहा है इसमें, कि शेक्सपियर जो है वो सिर्फ मॉडर्न के ही नहीं बल्कि एंशियंट के लिए भी सबसे बेस्ट राइटर हैं जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो कोटेशन है या फिर बोल सकते हो ये जो लाइन है वो किसके द्वारा बोला गया था, किस राइटर ने ये बात बोली थी? तो इसका आंसर है जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर का प्रेज करते हुए, प्रशंसा करते हुए ये बोला कि वो सिर्फ मॉडर्न के ही एक अच्छे राइटर नहीं है, बल्कि शायद हम ये बोल सकते हैं कि एंशियन पोएट्स भी जो हैं उसमें भी शेक्सपियर शायद सबसे अच्छे राइटर हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हु सेड शेक्सपियर ग्रीव इमॉर्टल। तो किस राइटर ने ये बोला था या फिर बोल सकते हो किस क्रिटिक ने ये बोला था कि शेक्सपियर जो थे वो इमॉर्टल जन्म हुए थे, उनका जन्म ही हुआ था इमॉर्टल के रूप में, यानी कि इमॉर्टल मतलब जो कभी ना मरे, यानी कि अमर, अजर, अमर। तो ये किस राइटर ने ये बात बोली थी? तो ये जो बात है यानी कि शेक्सपियर ग्रीव इमॉर्टल, ये जो लाइन है वो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा बोला गया था, जो कि रेस्टोरेशन एज के एक राइटर थे। मैथ्यू अर्नोल्ड डिफाइंड कल्चर एज द स्टडी ऑफ। तो एक दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड का एक बुक है कल्चर एंड अनार्की। तो जो कल्चर एंड अनार्की बुक है उसमें उन्होंने कल्चर को किस रूप में देखा है? ठीक है, जिसका आंसर है परफेक्शन। तो उन्होंने बोला है कि कल्चर जो है वो एक परफेक्शन का स्टडी है। विच क्रिटिक ऑब्जेक्टिफाइड। अच्छा, ये जो 3 है वो गलत से आ गया है, तो बेसिकली वो ऑब्जेक्टिफाइड है कि विच क्रिटिक ऑब्जेक्टिफाइड टू अब्राहम काउलेट टेंडेंसी स्पेशली इन द मिस्ट्रेस टू डिफाइन वुमेन। यानी कि कौन से ऐसे क्रिटिक थे जो अब्राहम काउले का जो एक वर्क है द मिस्ट्रेस, उसमें उन्होंने ये बोला कि वुमेन को लेके उनकी टेंडेंसी अच्छी नहीं थी। तो ये बात किस राइटर ने या फिर किस क्रिटिक ने बोला है? तो इसका आंसर है जॉनसन, यानी कि सैमुअल जॉनसन। तो सैमुअल जॉनसन ने ये बात बोली थी अब्राहम काउले के लिए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलरिज यूज द टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी टू डिस्क्राइब। तो कॉलरिज ने एक टर्म यूज किया है मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये किसके लिए, मतलब कि किसके लिए ये वर्ड जो है डिस्क्राइब किया था कॉलरिज ने, जिसका आंसर है इयागो। दोस्तों इयागो शायद शेक्सपियरियन कैरेक्टर है जो कि आई थिंक मैकबेथ या ऑथेलो, या शायद ऑथेलो में ये कैरेक्टर है, या फिर मैकबेथ, मैकबेथ नहीं ऑथेलो मान लो, शायद ऑथेलो, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। मुझे लगता है कि शायद ऑथेलो में यागो जो कैरेक्टर था वो, उसके लिए कॉलरिज ने ये टर्म यूज किया था मोटिवलेस मैलिग्निटी। दोस्तों एक मूवी है ओमकारा, जो ये बॉलीवुड मूवी है, तो इसमें स्टारर हैं अजय देवगन और शांत, तो जैसे जो सैफ अली खान है जिसका नाम होता है लंगड़ा त्यागी, तो वही उसी ने उन्हीं ने सॉरी यागो का रोल प्ले किया है। तो आप उस मूवी को ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मैंने कुछ दिन पहले ही उस मूवी को देखा जब मुझे ये पता चला कि ये वास्तव में ओथेलो पे बनाया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।